हेलो बच्चों, आज मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज का जो टॉपिक है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जनरली हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करेंगे। ये आपका इंग्लिश मीडियम के लिए लेक्चर है बालक, ये आपका इंग्लिश मीडियम के लिए लेक्चर है और हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आज से देखने वाले हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। तो जब किसी कंडक्टर से करंट जाता है तो इस कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और बाहर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगता है। ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा। इस बात को ओएस्टर्ड साहब ने बताया था कि अगर कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है और उसके आसपास में उन्होंने जब मैग्नेटिक नीडल को लेकर के गया, बोले तो मैग्नेटिक कंपास को लेकर के गया, तो देखा कि मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन होने लगा, एक मैग्नेट हिलने लगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि आसपास में कोई एक और बड़ा मैग्नेट है जिसके कारण उस मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करा दे रहा है। तो वहीं से उन्होंने बताया कि यार, जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है ना तो उस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और इसी चीज़ को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला हेडिंग होगा वो होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सॉरी, सबसे पहले लिख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग करंट के कारण प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करा सकते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक, अब हेडिंग डाल लीजिए। इसमें सबसे पहला आपका हेडिंग होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेटवर्क में प्रॉब्लम होने की वजह से अब क्या कीजिएगा, नेटवर्क सही नहीं है। जब मेरा ही सही नहीं है तो और का क्या रहेगा। नेटवर्क सही नहीं है, इस वजह से हम सोच रहे हैं कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दे। पता नहीं तू लोग पढ़ेगा कि नहीं। ऐसे तो होता था, लगता था कि नहीं इतना लोग ज्वाइन किया है तो उसको पढ़ा दो। चलो कोई बात नहीं, मेहनत करो, जिम्मेदार बनो, थोड़ा बहुत पढ़ो इससे भी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं भाई? तो भाई, अगर कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में अगर करंट जाता है तो इस कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर में चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बाहर में चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इसी चीज को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लिख लो, whenever current passing through a conductor, then electric field is going to develop inside the conductor and magnetic field set around outside of the conductor. कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको ये बात समझ में आ गया बालक कि कोई भी कंडक्टर से करंट जाएगा
तो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा और बाहर में मैग्नेटिक फील्ड। हम ये कैसे बता दे रहे हैं कि अंदर में भाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा? तो आपको मालूम है कि कंडक्टर के अंदर में चार्ज फ्लो करते हैं। अगर करंट डालेंगे तो इस कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो करने लगेगा, चार्ज चलने लगेगा। चार्ज कब चलेगा भाई? जब उस चार्ज पर फोर्स लगेगा। और आपको मालूम है कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका स्ट्रेंथ E है और इसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है Q, तो ये Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, F बराबर Q इंटू E। तो चार्ज पर इतना ही फोर्स लगता है। ये फोर्स तभी लगेगा जब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तभी फोर्स लगेगा। और फोर्स लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर में चलने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि अंदर में इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इसका मतलब कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तभी फोर्स लग रहा है और तभी चार्ज चल रहा है। ठीक है। और बाहर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हमने ये कैसे बोला? तो ओएस्टर्ड साहब बताए थे, हमने नहीं बताया है। वो जो बताए हमने उसको थोड़ा बहुत मिर्ची मसाला डाल के बताते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि एक मैग्नेटिक नीडल लेके गया, बोले तो मैग्नेटिक कंपास लेके गए। जैसा ही इस कंडक्टर से करंट जा रहा था तो उन्होंने देखा कि ये मैग्नेटिक कंपास थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गया, इसे डिफ्लेक्ट कर गया। तो उन्होंने कहा कि यार एक मैग्नेट हिलने लगा, इसका मतलब कि आसपास में कोई एक मैग्नेट है बड़ा सा, तब ये हिल रहा है। तो उन्होंने बताया कि जब कभी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है ना बालक, तो कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है और इसी के कारण ये डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो सिंपल सा बात है कि जब किसी कंडक्टर से करंट जाएगा तो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। देखो करंट एलिमेंट क्या होता है? बोलता है कि अगर कोई एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का कुछ लेंथ है, मान लीजिए इस कंडक्टर का लेंथ है L, और इस कंडक्टर में करंट जा रहा है, करंट कुछ जाएगा, मान लो I जा रहा है। जैसे ही करंट I जाएगा तो ये कंडक्टर मैग्नेट जैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो बोलता है कि अगर इस कंडक्टर का लेंथ L है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो इस कंडक्टर का छोटा सा लेंथ, अगर पूरा बड़ा कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, तो ये छोटा सा जो लेंथ होगा, छोटा सा लेंथ, पूरा लेंथ L, तो ये छोटा सा लेंथ बालक DL, याद रखो छोटा सा लेंथ DL। किसी भी चीज़ के पहले D लगा देंगे या डेल्टा लगा देंगे तो वो चीज़ें बहुत छोटी हो जाती है। हम बोलेंगे कि ये पेन का लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा, बहुत 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 छोटा सा का लेंथ कितना होगा? तो बोलना पड़ेगा D5। समझ रहे हैं ना? किसी भी चीज़ के पहले D लगा देंगे तो वो चीज़ जो है बहुत स्मॉल हो जाता है। तो करंट एलिमेंट किसको बोलते हैं? तो इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट, और इसके स्मॉल लेंथ के प्रोडक्ट को हम लोग करंट एलिमेंट बोलते हैं। यानी बोले तो I करंट एलिमेंट, बोले तो करंट एलिमेंट बोले तो बराबर होता है करंट और इनटू ये जो स्मॉल सा लेंथ है। स्मॉल सा लेंथ कितना है? पूरा लेंथ है तो स्मॉल सा लेंथ DL। करंट एलिमेंट जो होता है I इंटू DL के बराबर होता है। यानी करंट एलिमेंट का फॉर्मूला आइडियल होता है। बात करें इसका SI यूनिट का, करंट का एम्पियर और लेंथ का मीटर, एम्पियर मीटर होता है। बात करें डायमेंशनल फार्मूला का, करंट का I लिखे चाहे A लिखे, लंबाई का लेंथ का L लिखे, IL होता है। और यह वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर होता है, वेक्टर होता है भाई, इसलिए इसका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन किधर होता है? तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उधर करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होगा। वेक्टर है इसलिए इसका डायरेक्शन जो होगा
along the direction of करंट। तो करंट एलिमेंट के बारे में समझा बालक। जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो वो करंट और उस कंडक्टर के स्मॉल लेंथ को क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग करंट एलिमेंट बोलते हैं। यानी करंट एलिमेंट बराबर आईडीएल और करंट एलिमेंट बराबर आईडीएल, इसका ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर, डायमेंशनल फार्मूला आईएल, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होता है। और एक बात आप याद कीजिए, पोल स्ट्रेंथ का भी फार्मूला होता था आई इंटू एल, डायमेंशनल फार्मूला एम एल, डायमेंशनल फार्मूला सॉरी आई एल। तो ये जो करंट एलिमेंट है सेम टू सेम वैसे ही व्यवहार करता है जैसे कि आपका पोल स्ट्रेंथ व्यवहार करता था। एक मैग्नेट के लिए जो पोल स्ट्रेंथ व्यवहार करता था वैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए करंट एलिमेंट व्यवहार करता है। कोनो दिक्कत ना। चलो बालक, अब इसमें आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर कोई कंडक्टर से करंट जा रहा है, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। अगर किसी कंडक्टर से करंट जा रहा है तो इस कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लिया है। लेकिन जो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसी के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो मान लो इस कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है आई, और कोई पूछे कि बताइए भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। यानी ये कंडक्टर मैग्नेट बन गया है तो इस मैग्नेट का यहाँ पर पावर होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। कोई पूछेगा कि बताइए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, होगा कुछ। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, ये जो कुछ अलग होगा। हेजा कोई पूछेगा बताइए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, ये जो कुछ होगा, यहाँ भी कुछ होगा। यानी इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा। ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे हम लोग पता करेंगे? तो इस मैग्नेटिक फील्ड को पता करने के लिए बीएसएल साहब आए और उन्होंने रूल दिया और वो बता दिए, वो हमको रूल के द्वारा फार्मूला दे दिए कि उस फार्मूला के द्वारा आप कहीं पर भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो चलो बालक, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। देखो बीएसएल लॉ आता है, बायट सावर्ट हेडिंग डाल लो, बायट सावर्ट लॉ। जनरली इसको बीएसएल लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक लप्लास भी थे इन लोगों के साथ। बायट और सावर्ट तो थे ही, लेकिन इनके साथ एक लप्लास भी थे, इसीलिए इसको बीएसएल लॉ हम लोग बोलते हैं। ये अपने लॉ में क्या बताए हैं इस चीज को हम लोग देखते हैं। बीएसएल साहब बताए हैं कि बालक अगर कोई ये कंडक्टर है, कैसा भी कंडक्टर, जरूरी नहीं है कि सीधा ही, कैसा भी, अगर ये कोई कंडक्टर है कैसा भी, टेढ़ उल्टा पलटा कुछ हो, और इस कंडक्टर में करंट जा रहा है आई, कुछ ना कुछ इस कंडक्टर का लेंथ होगा, तो बहुत छोटा सा यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। अगर बात करें बहुत छोटा सा लेंथ का, तो बहुत छोटा सा लेंथ कितना हो जाएगा, डी एल, तो करंट एलिमेंट कितना हो जाएगा, आई डी एल। नजीर, तो अगर किसी कंडक्टर में करंट जा रहा है तो ये कंडक्टर बन गया है मैग्नेट, और इसके कारण हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। तो बीएसएल साहब बताए कि अगर आपको इस करंट एलिमेंट से कुछ डिस्टेंस पर भी, मान लो यहाँ पर,
और ये कुछ एंगल्स है, मान लीजिए थीटा डिग्री पर, करेंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो यानी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट पर किसी एंगल से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए बीएसएल साहब 3 रूल दिया कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस बात को बताने के लिए बीएसएल साहब 3 लॉज दिए। फोटो ड्रॉ करके लिख लीजिएगा, बीएसएल सजेस्टेड 3 लॉज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। उन्होंने अपना फर्स्ट लॉ में बोला कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यह मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट एलिमेंट का। करंट एलिमेंट कितना है? आइडियल। पहला बात उन्होंने यही बोला कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट एलिमेंट का। दूसरा रूल में उन्होंने बोला कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल का साइन एंगल का। ठीक है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो भी एंगल बन रहा है उसका साइन, यानी साइन थीटा का। इक्वेशन सेकंड। और थर्ड में उन्होंने बोला कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो करंट एलिमेंट और उस पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी b जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। इक्वेशन थर्ड। यही 3 लॉ दिए बीएसएल साहब, जिसमें आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। देखो रे बालक, देखो यूट्यूब पर वीडियो डालने का आदत तो छूटिए गया है, देख ले कैसा आ रहा है। ठीक है ठाक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन से देखो। प्रोपोर्शनलिटी के पहले b है तो b, प्रोपोर्शनलिटी ऊपर में आइडियल साइन थीटा और नीचे में r²। जब कभी भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो इक्वल टू अपना मन से कांस्टेंट टर्म आता है k आइडियल साइन थीटा बटा में r²। ऐसा k को क्या बोलते हैं वाला? कांस्टेंट। अब ऐसा k कांस्टेंट है, चलो है ना मिटाते हैं। अब ऐसा k कांस्टेंट है और ये k जो है ये मीडियम पर डिपेंड करता है। पहले हम लोग देख लिए हैं, मीडियम पर डिपेंड करता है और इस k का वैल्यू μ0/4π होता है। तो इस प्रकार से ये फार्मूला बन जाएगा वेक्टर b बराबर μ0/4π आइडियल साइन थीटा बटा में r²। इसी फार्मूला के द्वारा हम लोग किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पता कर सकते हैं। कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सुनो, बात यहाँ पर आता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है। आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैग्नेटिक फील्ड जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड तो इतना हो गया और कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा यही हम लोग पता करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड तो इतना हो गया। बालक समझ में आ गया कि बीएसएल लॉ किसको बोलते हैं? यही बीएसएल लॉ है। अब लेकिन बात है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन किधर होगा
यही चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। चलो है देखो, v बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। चलो बालक, कम समय में ज़्यादा यूट्यूब पर खींचा जाता है क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, आराम से पढ़ाना नहीं है, जितना स्पीड हो सकता है हाँक सकते हैं एकदम। लो, हम लोग जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना, अगर किसी कंडक्टर में करंट जा रहा है, अभी बन गया है मैग्नेट, अब इसके कारण कहीं पर हेजा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मान लो r डिस्टेंस पर, तो कितना हेजा मैग्नेटिक फील्ड होगा ये तो बुझा जाएगा वालो कि म्यू नॉट बटा में 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर होगा। लेकिन ये कैसे बुझाएगा कि हेजा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शनवा केने होगा, मैग्नेटिक फील्ड का हेजा डायरेक्शन केने होगा, ये कैसे बुझाएगा? तो देखो डायरेक्शन केने होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ध्यान से देखो। ये जिस प्लेन में करंट और ये रेडियल वेक्टर लाई कर रहे हैं, एरियल वेक्टर, जिस प्लेन में ये करंट और ये रेडियल वेक्टर लाई कर रहे हैं, देखो अगर बात करें तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये करंट एलिमेंट और रेडियल वेक्टर दोनों एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, यानी अगर ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस या तो है यानी बाहर होगा या तो बोर्ड के अंदर होगा। समझ रहे बात को? करंट के डायरेक्शन हेने है, करंट एलिमेंट हेने, रेडियल वेक्टर हेने, तो रेडियल वेक्टर एक्स में, करंट एलिमेंट वाई में, तो एक्स वाई प्लेन में काम हो रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो जेड एक्सिस की अलोंग हो जाएगा, इस प्लेन के पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर। अब जेड एक्सिस में होगा तो ये बाहर भी हो सकता है या अंदर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये बात नीचे लिख लेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन जिस प्लेन में करंट एलिमेंट और रेडियल वेक्टर होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर to the plane in which current element and radial vector lie। ठीक है, अगर है ने रेडियल वेक्टर है, ऊपर में करंट एलिमेंट है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो है ना बोर्ड से बाहरी होगा चाहे बोर्ड के अंदर होगा। समझ लो, दोनों में से कौन हो सकता है। तो रहा बात कि आपके पास तो दो ऑप्शन आ गया, तो कैसे पता कीजिएगा भाई? एक देने ना होगा डायरेक्शन, हम चलेंगे तो एक देने चलेंगे कि आगे हो जाएंगे पीछे हो जाएंगे एक के साथ है। किसी पॉइंट पर एक टाइम पर एक ही डायरेक्शन होगा, दो डायरेक्शन तो संभव है नहीं, तो वो एक डायरेक्शन किधर होगा? तो एकदम एग्जैक्ट डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बहुत सारा रूल है, बहुत सारा रूल है। अपने से भी रूल बना सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल है, लेफ्ट हैंड पाम रूल है, स्क्रू रूल है, स्विमिंग रूल है, कितना रूल है, अपना मनहू से बना सकते हैं, घरे घूम फिर के रूल। तो रूल हर किसी के लिए, क्योंकि हर किसी को समझने का अलग अलग टेक्निक है, हम आपको आसान भाषा में इसको समझाते हैं। लो बालक, एग्जैक्ट डायरेक्शन जो है हम लेफ्ट हैंड पाम रूल से पता कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड पाम रूल यही बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का एग्जैक्ट डायरेक्शन किधर होगा। बहुत सारा रूल है लेकिन आसान आपको बताते हैं, 2 सेकंड में सीख जाइएगा। बोलता है कि मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर से करंट इधर फ्लो कर रहा है। आपसे पूछा जा रहा है किसी बताइए किसी डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर, इधर में बताइए पॉइंट पी पर कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और उसका डायरेक्शन कितना होगा। आराम से आप बताइएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा में बालक आर स्क्वायर हो ही करेगा। लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन हम लोग लेफ्ट हैंड पाम रूल से यूज करेंगे,
यानी बोले तब बायां हाथ, बायां हाथ है ना, है बायां हाथ। बायां हाथ के 4 अंगुली को करंट के डायरेक्शन में करेंगे। चलो देखो करंट के डायरेक्शन में कर रहे हैं, इधर करो, ऐसे करो, चाहे ऐसे कर सकते हैं, तार विचार, आपका उंगली है, आपका हाथ है, कसम कर सकते हैं। ऐसे कीजिए 4 उंगली को, चाहे ऐसे कीजिए, चलो कर लिया। जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यानी जिधर रेडियस है, रेडियल वेक्टर है, उस तरफ आपको थंब करना है। चलो थंब को खोल रहे हैं तो ये तहने हो जा रहा है ना हो, लेकिन हमको उधर ही करना है जिधर रेडियल वेक्टर है, तहने है। तो ऐसे हाथ को पलटते हैं, करंट के डायरेक्शन में 4 उंगली, और थंब हो गया किधर, रेडियल वेक्टर की ओर। अब इस हाथ को फोल्ड कीजिए, फिंगर को फोल्ड कीजिए। जब फिंगर को फोल्ड करेंगे तो मेरा जो पाम होगा यही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। करंट जा रहा है नीचे से ऊपर, कर दिए 4 उंगली, मैग्नेटिक फील्ड उधर निकालना है, चलो भाई रेडियल वेक्टर की तरफ थंब, फिंगर को फोल्ड किए, फिंगर किधर गया, अंदर की ओर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा बालक इनवर्ड, इनवर्ड। इस केस में, इस केस के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इनवर्ड होगा। कोनो दिक्कत ना, मिटाते हैं। वैसे ही अगर करंट का हम डायरेक्शन चेंज कर दें, करंट का डायरेक्शन हम चेंज कर दें, करंट का हम डायरेक्शन चेंज कर दें, मान लो ऐसे कर दें, कंडक्टर कुछ ऐसे है, हेने से हेने करंट जा रहा है, कोई पूछ रहा है कि बताइए है जा इस पॉइंट पर बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ये रेडियस है जहां पर निकालना है, तो आप अपना लेफ्ट हैंड को लेंगे, लो लेफ्ट हैंड, जिन्हें करंट जा रहा है उंगली चारों, जिन्हें निकालना है उन्हें थंब करना है। तो ऐसे तो गलती हो जाएगा, थंब उल्टा डायरेक्शन में, ऐसे हाथ को कीजिए, 4 उंगली गया, जिन्हें निकालना है थंब, अब मुड़िए, क्या नजर है जी, अंदर की ओर। तो ए केस में भी इनवर्ड होगा। कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत ना। अगर यही हम करंट के डायरेक्शन को बदलते, जैसे मान लीजिए हमें करंट जाता है ना सहना है, कोई पूछ देता कि यहाँ पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो जिन्हें करंट जा रहा है लेफ्ट हैंड के 4 फिंगर, थंब आप खुद से भी करके चेक कीजिए, जिन्हें निकालना है थंब फोल्ड बाहर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अब एजा का हो जाएगा आउटवर्ड। कोनो दिक्कत। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इनवर्ड आउटवर्ड दूगो होगा। जब इनवर्ड रहता है तो उस चीज को हम लोग क्रॉस से लिखते हैं, और जब आउटवर्ड रहता है तो गोल पार कैसे डॉट से लिखते हैं, आउटवर्ड को डॉट से, इनवर्ड को क्रॉस से। तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करेंगे आप इजी वे में समझ गए। बाकी झोल झाल के चक्कर छोड़िए, आइए किसी बात पर क्वेश्चन कर लेते हैं, और क्वेश्चन करने के बाद में आगे बढ़ते हैं। नोट करते बालक सब लोग चलेगा, सब लोग नोट करते चलेगा बातों को। चलो, बोलता है कि कोई एक इक्वाडिलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्वाडिलेटरल ट्रायंगल है, और इस इक्वाडिलेटरल ट्रायंगल का जो लेंथ है 10 मीटर है। ईच साइड का लेंथ कितना है, 10 मीटर। और इस पॉइंट का नाम दिया जाता है ए, इस पॉइंट का नाम दिया जाता है बी, और इस पॉइंट का नाम दिया जाता है, चाहे इसे नाम दिया जाए ए बी सी। बोलता है कि इसके किसी भी साइड के मिड पॉइंट पर अगर करंट एलिमेंट 2 एम्पियर मीटर का होता है, करंट एलिमेंट 2 एम्पियर मीटर का होता है, तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। एट पॉइंट ए, बी एंड सी।
ए, बी और सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए कि कितना होगा। फिर से सुनिए, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और सबका साइड 10-10 मीटर का है और किसी भी इसके एक साइड पर करंट एलिमेंट यदि 2 एम्पियर मीटर का है तो बताइए इसके पॉइंट ए, बी और सी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा यदि करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है तो सिंपल सा बात है बालक, चलो निकालते हैं। पहले मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए निकालते हैं, सोल्व कर रहे हैं ना। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, देखो तो ए पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पर जो फार्मूला होगा, पर फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट बटा 4 पाई, कोई भी हो फार्मूला, आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। तो बी ए बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई के मान 10 के पावर माइनस साइन आइडियल माइनस 10 टू के पावर माइनस 7 होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई का वैल्यू, दिमाग में रख लेना है, पहले बता दिए हैं हम पिछले क्लास में। 10 टू के पावर माइनस 7 आइडियल का वैल्यू देखो तो बालक कह रहे करंट एलिमेंट 2 एम्पियर मीटर, और साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, देखो तो करंट जा रहा है इधर है, करंट एलिमेंट हैजा है, हैजा से रेडियस भी इधर है, रेडियल वेक्टर भी इधर है, तो जिधर करंट जा रहा है उधर ही निकालना है, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, दो को मान लो लाइन एक के डायरेक्शन में है तो थीटा 0 डिग्री, साइन 0, और बटा में बीच की दूरी कितना है जी, हैजा से करंट एलिमेंट से और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 5 मीटर, 5 मीटर ना जी, 5 मीटर होगा। तो मिड पॉइंट से लेके उस जगह का डिस्टेंस जो है 5 मीटर होगा, तो बटा में 5 का स्क्वायर, साइन 0 तो पूरा सिस्टम में बालक 0 बना देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए 10 टू के पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू 0 बटा में 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, पूरा सिस्टम हो 0 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 0, यानी पॉइंट ए पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 होगा, कुछ हो भी नहीं करेगा। हैजा करंट एलिमेंट के कारण पॉइंट ए पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड हो भी नहीं करेगा तो उसका डिस्टेंस कहाँ से होगा, कुछ ना। चल बालक मिटाते हैं, ऐसा ही पॉइंट बी पर निकालो, ऐसा ही पॉइंट बी पर निकालो। मैग्नेटिक फील्ड